रेन इंडस्ट्री पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखते हैं तो रेन इंडस्ट्री के ऊपर जो कर्जा है वो 8 to 9,000 करोड़ के आसपास ही रहता था। अभी भी ये 9,000 करोड़ के आसपास है। तो रेन इंडस्ट्री के ऊपर जो कर्जा है पिछले 10 साल से लगातार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी के ऊपर कुछ ऐसा भी कर्जा है जो कंपनी को 2025 तक चुकाना पड़ेगा, जो मोटा अमाउंट हो जाता है। तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है आगे आने वाले 2 साल रेन इंडस्ट्री के लिए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि रेन इंडस्ट्री का जो मार्केट कैप है वो 5,200 करोड़ के आसपास है। जो लेटेस्ट रेवेन्यू कमाया है क्वार्टर में है तो कंपनी का वो है 5,200 करोड़ के आसपास ही। कंपनी का ईयरली रेवेन्यू देखेंगे तो 22,000 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ आप देख पा रहे हैं, लेकिन साथ ही जो कर्जा है उसको भी आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी के ऊपर कर्जा किस तरह से है, कब तक कंपनी को ये पे आउट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ कंपनी के जो प्रोडक्ट है यानी कि जो बिजनेस है वहां पे वॉल्यूम के अंदर किस तरह से ग्रो हो रहे हैं वो भी जान लेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो अभी के अनुसार 1183 मिलियन डॉलर का यहाँ पे कर्जा है, जो 9,000 करोड़ से भी ज्यादा यहाँ पे पहुंच गया है। इवन लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 8 मिलियन यूएस डॉलर का जो लोन है वो वंस अगेन इंक्रीज किया है। लेकिन रेन इंडस्ट्री यहाँ पे जो कैश है वो अच्छा खासा कमा रहा है, कंपनी नेट प्रॉफिट अच्छा खासा कर रहा है, तो कैश को निकाल देते हैं तो रेन इंडस्ट्री के ऊपर अभी भी 890 मिलियन डॉलर का नेट डेब्ट अभी भी है। जो लास्ट क्वार्टर में 958 था वो यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है क्योंकि कंपनी के पास अच्छा खासा कैश अभी भी मौजूद है। तो इसी के कारण ही कंपनी को उतना ज्यादा वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है, इसीलिए रेन इंडस्ट्री का पीई आपको 4 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो बहुत चीप है। उसका मेन रीजन है कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा कर्जा। अगर आप कंपनी का लोन को थोड़ा सा ब्रेकआउट करते हैं तो 7.25% के अनुसार जो यूएसडी लोन है वो है 530 मिलियन यूएस डॉलर का, जो मैच्योर होने वाला है कब, अप्रैल 2025 में, यानी कि अगले आने वाले 2 साल के अंदर इसको रेन इंडस्ट्री को चुकाना है। साथ ही कंपनी की जो सीनियर सिक्योर्ड टर्म लोन है वो यहाँ पे इंक्रीज किया है 10 मिलियन डॉलर के हिसाब से, तो वो भी कंपनी का मैच्योर हो रहा है 2025 में, तो इसको कंपनी को चुकाना पड़ेगा। अगर आप बाकी सबको मिला देते हैं जो ग्रॉस टर्म के अनुसार कंपनी के ऊपर कर्जा है वो है 1042 मिलियन यूएस डॉलर, और फ्लोटिंग रेट के हिसाब से जो पैसा यहाँ पे उठाया है सीनियर बैंक डेट के अनुसार वो है यहाँ पे 20 यूएस मिलियन डॉलर का, जो यहाँ पे 2023 में ही नवंबर में इसको चुकाना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कीजिए। अगर कंपनी का कैश फ्लो के ऊपर थोड़ा सा गौर करते हैं तो यहाँ पे इस बार 2023 में कंपनी यहाँ पे 6.76 बिलियन रुपीस का यहाँ पे कैश इनफ्लो किया है, लेकिन आउटफ्लो की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है, जो अच्छी बात है, 6.42 बिलियन रुपीस का। तो यहाँ पे इनफ्लो ज्यादा हुआ है, आउटफ्लो यहाँ पे कम हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो कंपनी लगातार अपने कैपेक्स भी जारी रख रहा है, तो जहां पे कंपनी इस बार 1.78 बिलियन रुपीस का यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, जो 180 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप नेट कैश यूज की बात करें तो यहाँ पे 3.08 बिलियन जो रुपीस है टोटली आउटफ्लो किया गया है, जिसके अंदर 2.23 बिलियन कंपनी इंटरेस्ट पे करने के लिए यहाँ पे किया है। तो कंपनी का इतना बड़ा लोन होने के कारण कंपनी जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कंपनी हर साल यहाँ पे 500 से लेके 600 करोड़ तक पैसा जस्ट दे देते हैं एज अ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट इतना ज्यादा होने के कारण अच्छा खासा पैसा वहीं पे निकल जाता है। साथ ही साथ कंपनी 85 बिलियन 0.85 बिलियन जो रुपीस है वो पे किया है अपने डेट को यहाँ पे थोड़ा सा कम करने के लिए। अगर कंपनी का कोर बिजनेस को यहाँ पे ले लेते हैं यानी कि कार्बन का बिजनेस, वो 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है, सीपीसी, सीडीपी एंड ओसीपी। तो उस कंपनी की जो सीपीसी बिजनेस है ईयर ऑन ईयर बेसिस 12.2% की दौर से यहाँ पे वॉल्यूम वाइज ग्रो हुआ है, लेकिन कंपनी का सीटीपी बिजनेस यहाँ पे -7% का ग्रोथ हुआ है, यानी कि यहाँ पे डिग्रोथ हुआ है। साथ ही ओसीपी भी यहाँ पे नेगेटिव में ही ग्रो देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी के यहाँ पे रेवेन्यू अच्छा खासा ग्रो हुआ है, जैसे कि सीपीसी में 46% रेवेन्यू ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। इसके कारण है मेनली कंपनी का जो प्राइस है, प्रोडक्ट का प्राइस है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। उसके बाद एडवांस मटेरियल्स की बात करें तो वहां पे भी डीग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है, वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम वाइज, जैसे कि -28.6% का ग्रोथ हुआ है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के अंदर, उसी हिसाब से 11% एंड उसके बाद 42%। तो यहाँ पे अच्छा खासा डीग्रोथ हुआ है एडवांस मटेरियल्स के अंदर। मेनली इसका कारण कंपनी का जो प्रोडक्शन हाउस है वो यहाँ पे कुछ दिन बंद था, 15 से लेकर 20 दिन यहाँ पे बंद था, तो वहाँ पे प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं हो पाया है, वो यहाँ पे मेन कारण है।
कंपनी का सीमेंट का बिजनेस भी जैसे खास यहाँ पे किया नहीं है, वहां पे भी थोड़ा सा ही सही लेकिन डीग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो अगर आपके पास रेल इंडस्ट्री का शेयर अभी भी मौजूद है तो अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए आपको होल्ड करना है या सेल कर देना चाहिए। कंपनी के ऊपर कर्जा है, ये सच बात है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसा भी है, अगर कंपनी ये कर्जा पे आउट नहीं कर पाते हैं तो कंपनी के कोई बैंकरप्सी यहाँ पे नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंडीशन जहां से लोन लिया है उसके कुछ मैच्योरिटी यहाँ पे टाई अप किया गया है, तो उसको ऊपर भी आप रिसर्च कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।